हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन इकराम, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैच समरी की। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और जब मोइन अली से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अगर टॉस जीतते तो हम भी पहले बॉलिंग करते, क्योंकि ये जो पिच थी ये वही पिच थी जो कि फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल में इस्तेमाल की गई थी। लेकिन आज ये पिच बहुत अच्छा खेली अगर हम कंपेयर करें पहले टी20 मैच के हवाले से। तो इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 221 रन बनाए और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और विल जैक्स ने ओपनिंग की। फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, उनको मोहम्मद हसनैन ने आउट कर दिया था। उसके बाद विल जैक्स ने 22 बॉल्स पर 40 रन की बहुत उम्दा शानदार इनिंग्स खेली। और याद रहे कि विल जैक्स आज अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी कर रहे थे। इसके बाद डेविड मिलान आए और वो भी इन आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। 15 बॉल्स खेलकर 14 रन बनाए और वो उस्मान कादिर की गेंद पर हैदर अली को कैच दे बैठे। उसके बाद जो है फिर विल जैक्स भी जो है 3 विकेटें जब गिर गई थी तो उसके बाद हमें लगा कि शायद पाकिस्तान अब मैच में अपना कम बैक करेगा। लेकिन जैसे ही बेन डकेट और हैरी ब्रूक आपस में इन्होंने पार्टनरशिप शुरू की तो इन्होंने इतनी मार लगाई कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हाईलाइट्स में देख रहा हूँ आज, बाउंड्रीज की, छक्कों और चौकों की मैं जब झलकियाँ देख रहा हूँ ना, जैसे इस तरह का मैच हुआ है जब ये दोनों आ गए विकेट के ऊपर। और बेन डकेट ने 42 बॉल्स पे 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 166.67 का रहा। इसके अलावा कलंदरी बॉय जो हैं हैरी ब्रूक्स, जो पीएसएल की प्रोडक्ट जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने 35 बॉलों पर 81 रन की धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे, जबकि उनका स्ट्राइक रेट ओवर 200 था, 231.43। जी हाँ, इस तरह हमारी धुलाई हुई है आज। और एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी। इन्होंने तकरीबन 12 एक ओवर्स के आसपास खेला है दोनों ने और तकरीबन बहुत उम्दा 111 रन की पार्टनरशिप की है। टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ जी 82 पे विकेट गिरी थी तीसरी जब विल जैक्स आउट हुए थे। तो अब आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन इन्होंने 120 और 18 तकरीबन 138-39 रन की आलमोस्ट पार्टनरशिप की है और तकरीबन इन्होंने 11.3 ओवर्स में खेला ये किया। और जो इनकी पार्टनरशिप की एवरेज रन रेट निकलती है पर ओवर, वो भी आप देख लें कि 12-13 रन के हिसाब से इन्होंने खेला है। पाकिस्तान की तरफ से अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर्स में 36 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। उनकी इकॉनमी 9 रन फी ओवर थी। मेरे ख्याल में ठीक है, जब इतनी मार लगी तो ये फिगर्स मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरे लिए काबिल कबूल हैं। नवाज़ की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर्स में 34 रन दिए, लेकिन आज विकेट वो नहीं निकाल पाए। ठीक है, 8.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए। मेरे हिसाब से नवाज़ ने भी आज ठीक ठाक ही बॉलिंग की है। शाहनवाज धानी, द सुपरस्टार इन हिमसेल्फ, जो अपने अंदर ही एक सुपरस्टार अपने आप को मान चुका हुआ है। मेरे हिसाब से मैं शाहनवाज धानी के फैंस से एडवांस में माजरत के साथ ये बात करूँगा कि धानी साहब अपने आप को अंदर ही अंदर में एक सुपरस्टार मान चुके हुए हैं। वो कैसे? देखें, आपकी जो सेलिब्रेशन है, ठीक है, आप एक नए हैं, आप यंग हैं, एंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन मेरे भाई आप अभी कुछ अचीव तो कर लो। ठीक है, अभी आप कुछ हासिल तो कर लो, कुछ कहीं किसी रैंकिंग पे तो पहुंच जाओ, कोई मैच अपनी बॉलिंग से तो पाकिस्तान को जितवा दो, तब ये एटीट्यूड सूट करता है। ठीक है ना? ठीक है, आप मुझे कोई आपसे मसला नहीं है, मैं आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, आप अभी इस लेवल पे न्यू हैं। लेकिन मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आपकी सेलिब्रेशन को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दायरे के अंदर रह के आप मेरे भाई सेलिब्रेट किया करें। आज आपकी जो धुलाई हुई है तो आपको समझ नहीं कुछ आ रहा था कि मेरी लाइन क्या होगी, मेरी लेंथ क्या होगी। आज आपको फुल बॉल पे भी छक्के पड़े हैं, आपको पीछे शॉट पे भी पड़े हैं। मसलन आपने जहां बॉल कराई है आपको वहां बाउंड्री पड़ी है। और माशाल्लाह से कैप्टन बाबर आजम साहब पे भी और मैं अपने बॉलर को क्या लाइन दूंगा, ठीक है, जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी से बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। और गैप में जा रहे थे, यानी कि मज़े की बात यह है कि बॉलिंग उनको वहाँ हो रही है जहाँ पे फील्डर ही नहीं है। तो यहाँ से जो लैक
ऑफ जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है ना कि बिटवीन द कैप्टन एंड द बॉलर, वो साफ नज़र आ रहा है। और ये हम आज से नहीं देख रहे, हमने कल भी 200 रन खाए हैं। हमने एशिया कप में भी ऐसी मार खाई थी जब हमने 58 रन पे 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, ठीक है। तो हमने एशिया कप में इंडिया से भी तकरीबन 180 रन खा लिए थे। लेकिन भाई बात ये है कि यहाँ पे मैं कैप्टनसी को भी ब्लेम करूँगा बाबर आजम की, कि आप नज़र ही नहीं आता किसी बॉलर से कोई बात कर रहे हो जब उनको मार पड़ रही होती है, कोई फील्ड सेटिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं। सॉरी बाबर साहब, लेकिन कैप्टनसी वाइज कल भी मुझे आप पे डाउट था। मैंने कल भी बात की थी कि फील्डिंग के टाइम मुझे बाबर आजम की कैप्टनसी इतनी एनर्जेटिक नहीं लगी, या मुझे इतने वो क्या कहते हैं अल्ट्रा मोड में नहीं लगे, जो एक्टिव होता है ना बंदा के मैच की सिचुएशन के हिसाब से फौरी तौर पर फील्डिंग चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस करे। आज भी बाबर साहब आपने वही गलती की। पता नहीं ये 5 बॉलर्स वाला ऑब्सेशन क्या है। रोहित शर्मा ने ये ऑब्सेशन एशिया कप में करके वो पहले राउंड में माशाल्लाह बाहर हो गया, ठीक है, फाइनल भी नहीं वो खेल सके। आज भी आपने 5 बॉलिंग ऑप्शंस आप हटे ही नहीं है। आपको पता है कि धानी मार खा रहा है, आपको पता है कि उस्मान कादिर मार खा रहा है। आपके पास जब ऑप्शन मौजूद है ऑफ स्पिनर की, मेरे भाई खब्बा खेल रहा है बैन डकेट, आपने इफ्तिखार को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मेरा तो सीधा सीधा सवाल है ये आपसे। आपको इफ्तिखार को इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने इफ्तिखार को इस्तेमाल नहीं किया और आप नवाज और उस्मान कादिर से ओवर करवाते रहे, ओवर वो मार खाते रहे। उस्मान कादिर के बारे में भी तफसील से बात करेंगे, आज बहुत टाइम है, आज हम आराम से बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम चले बाबर की कैप्टनसी पे भी हम बात करते हैं बाद में। अभी मैं ज़रा आपको समरी दे दूँ। अच्छा जी, शाहनवाज धानी ने 4 ओवर्स में 62 रन कंसीड किए हैं आज और कोई विकेट हासिल नहीं की। उनका इकॉनमी रेट 15.50 जो है, ऑलमोस्ट 16 रन पर ओवर के हिसाब से आज उन्होंने मार खाई है। इसके बाद हारिस रऊफ की बात करें, हारिस रऊफ ने 4 ओवर में तकरीबन 40 रन दिए हैं, 39 रन टू बी दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके और तकरीबन 10 के इकॉनमी रेट से उन्होंने मार खाई है। हारिस रऊफ को मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है बंदा। आज तो जब उनका फ्लो ही बन गया था बैट्समैन का, तो फिर तो हर बंदा ही पिटता है भाई। उसके बाद उस्मान कादिर साहब ने 4 ओवर्स में 48 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। उस्मान कादिर मेरे हिसाब से इंटरनेशनल लेवल की जो बॉलिंग चाहिए ना, रिक्वायर्ड, वो नहीं है। इतनी फ्लाइट मेरे भाई, आपको हर बंदा छक्का मार रहा है, आप ये देख ही नहीं रहे कि कौन मुझे छक्का मारेगा। आपको मैंने देखा है कि जिस मैच में भी आप खेले ना, आपको कोई भी छक्का मार देता था, ठीक है। आज भी आपकी जम के धुलाई हुई है माशाल्लाह, 2 विकेट्स तो आपने लिए, लेकिन क्या फ़ायदा उन 2 विकेट लेने का जब स्कोर ही नहीं रुका। आपने वैसे दिल खोल कर रन लुटाए हैं आज, ठीक है ना। तो यारी दोस्तियाँ, ठीक है। उस्मान कादिर मुझे कभी भी इंप्रेस नहीं किया, ठीक है। टर्न उसका क्या सीन है जी? अच्छा जी, लोग बात करते हैं जी बड़ा अच्छा उसका टर्न है, बाउंस है, सब कुछ होगा मेरे भाई। आप उसके सारे मैचेस निकाल के देख लें, ठीक है, वो 1 ओवर 1 लाइन पे कर ही नहीं सकता। वो 2 से 3 बॉल्स तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसके बाद वो 1 से 2 गेंदें हर ओवर में खुद ही बाउंड्री वाली देता है कि आओ मुझे मारो, ठीक है ना। तो आई एम रियली सॉरी टू से कि उस्मान कादिर साहब की जगह मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, ठीक है। आपके पास जब वो डोमेस्टिक का बंदा जाहिद महमूद जो मौजूद है, आप क्यों नहीं उसे एक फुल रन देते? आप क्यों नहीं उसे एक फुल सीरीज़ दे के खिलाते? आप उसे खिलाते हैं जी 1 मैच, ठीक है जी, अगर आखिरी मैच पड़ा हुआ तो वो आज जाहिद तुम खेल लो, ठीक है भाई। इससे तो बहुत ही अच्छा बॉलर निकलेगा वो, ठीक है। आप उसको चांस तो दे के देखें। या वो अबरार लड़का आपने लिया हुआ है, अबरार अहमद, जो कि कहते हैं जी मिस्ट्री स्पिनर है, आपने अभी डोमेस्टिक से उठाया है, उसको खिला के देख लें, मेहरबानी करें। कोई बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हार जाएंगे, क्या कह देना किसी ने कुछ। आज भी आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही बातें ही होती हैं ना, हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बॉलिंग की समरी मैंने आपको दे दी है, जैसा कि हमारे बॉलर्स ने जम के मार खाई और हमने 220 रन खा लिए, 221 रन 20 ओवर्स में, और हमें जो रिक्वायर्ड रेट था वो स्टार्टिंग से ही 12 रन फी ओवर था। तो आज भी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि आज भी हमारे 2 शेर आएंगे, बाबर आजम और रिजवान, और वो हमें 100-150 की पार्टनरशिप करके दे देंगे, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर को जो 60-70 रन बचेंगे वो फिर आके कर लेंगे 10 रन एंड 11 रन पर ओवर के हिसाब से। लेकिन आज भाई उन्होंने भी 2 चेंजिंग्स की थी, उन्होंने भी 2 प्रॉपर वाले बॉलर खिलाए थे। रीस टॉपली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है उनका, और साथ ही मार्क वुड जो कि काफ़ी अरसे के बाद एक कमबैक कर रहे थे। जब ये अच्छा मार्क वुड, अच्छा रीस टॉपली एक लाइन और लेंथ स्विंग बॉलर है, कंटेन करके रखते हैं, और जो मार्क वुड है वो ऑल इन ऑल फास्ट पेस अटैक है, फास्ट बॉलर है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से वो बॉलिंग करते हैं। और आज आपने उनकी बॉलिंग देख ही ली होगी कि उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो तकरीबन 145 के आसपास थी, और
और वो हर ओवर में 3 से 4 बॉल्स प्लस 150 कर रहे थे। ओवर 150 की स्पीड से उन्होंने बॉलिंग की और बहुत तेज़ उन्होंने शार्प बॉलिंग की है। बाबर आजम भी उनकी पेस की वजह से आउट हुए, क्योंकि वो जो शॉट बाबर आजम ने मारी और थर्ड मैन पे रीस टॉपली ने ही उनका कैच किया, तो वो साफ वो पेस से डिसीव हो गए बाबर आजम। वो आए लेकिन वो पेस की वजह से वो थर्ड मैन की तरफ बॉल चली गई। अगर पेस थोड़ी कम होती तो यही शॉट पॉइंट के ऊपर से भी जा सकती थी। तो ये फ़र्क नज़र आया ना, जब उनके प्रॉपर बॉलर आए तो हम एक्सपोज हो गए। रिजवान साहब भी अंधी शॉटें मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। ठीक है, आपकी ये गेम ही नहीं है मेरे भाई, आप वैसे ही खेलते रहो ना, क्या हो गया। लेकिन आपने अंधी शॉटें घुमाई, मिस की, एक दो बोल्ड हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो हमारे दोनों ऑपोजिट माशाल्लाह 8-8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इन्होंने 20 बॉलें कंज्यूम भी की, 20 बॉल्स और 16 रन्स। ठीक है जी, जबकि हमें रिक्वायर्ड रेट कितना था स्टार्टिंग में, 12 का। ओके, हैदर अली क्यों नहीं खिलाते इसको, बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। हैदर अली वन डाउन आए माशाल्लाह, 5 बॉलों में 3 रन, आउट होके चले गए। ठीक है जी, इनको भी मार्क वुड ने आउट किया, जबकि मोहम्मद रिजवान को रीस टॉपली ने बोल्ड किया था। पाकिस्तान की जो 3 विकेटें थी वो तकरीबन 21 रन पे दूसरी गिरी और 21 पे ही तीसरी गिर गई। हम 21 पे 3 आउट हो गए थे। उसके बाद चाचू इफ्तिखार आए हैं, उन्होंने एक चौका मारा है सैम करन को। सैम करन ने एक शॉर्ट पिच बॉल दिया, उन्होंने अजीबो गरीब अंधी ऑफ मिड ऑफ के ऊपर से ये स्लैब शॉट मारने लगी, ये वाली समझ से बाहर है। तो इफ्तिखार चाचू भी वो आउट हो गए 6 रन बनाने के बाद। अब हमारी 4 विकेटें 28 रन पे गिर गई। यहाँ पे आते हैं खुशदिल शाह और शान मसूद खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, और वो एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं। और तकरीबन उनकी जो पार्टनरशिप है वो 62 रन की पार्टनरशिप उनकी लगती है। और इसमें खुशदिल शाह 21 बॉलों पे 29 रन बनाकर आदिल रशीद की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। खुशदिल शाह की ये सारी इनिंग अगर हमने देखी है तो इतना मज़ा इंप्रेस नहीं कर सके, वो फंसे ही रहे वो, ठीक है ना। और वही बात कि वो आदिल रशीद ने उनको फ्लाइटेड गुगली दी, उन्होंने खड़ी कर दी। मतलब उनकी हिटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है अगेंस्ट स्पिनर्स को कब खेलना सीखेंगे ये। पेसर को फिर भी थोड़ा बहुत मीडियम पेसर को अच्छा खेल लेता है बंदा खुशदिल शाह, लेकिन स्पिनर पे ये फंस गया और वही हुआ, आदिल रशीद ने आराम से इसको आके आउट कर दिया। उसके बाद जी कौन आते हैं जी, मोहम्मद नवाज़ आते हैं 21 बॉलों पे 19 रन बनाकर, वो भी आदिल रशीद की गेंद पे हैरी ब्रुक्स को कैच दे बैठते हैं, वही उन्होंने गुगली फेंकी और उन्होंने खड़ी कर दी। ठीक है जी, शान मसूद के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। शान मसूद ने आज नॉट आउट 66 रन की इनिंग्स खेली है, 40 बॉल्स का उन्होंने सामना किया, 3 चौके और 4 छक्के मारे, और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 165 का था। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा वेल डन शान, आपका जो कमबैक हुआ है वो बहुत ही इंप्रेसिव था। आपकी बैटिंग बहुत अच्छी थी मिडल ऑर्डर में, और हमें आपकी ज़रूरत रहेगी ऐसी बैटिंग की। लेकिन आपके साथ जो है अब मसला ये है कि अब सिर्फ खाली शान मसूदी तो आया है। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात यह है कि शोएब मलिक और हारिस सुहेल की बात हो रही है बैकडोर से कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ये 2 चेंजिंग की जाए, और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप ये 2 बंदे एंटर हो सकते हैं टीम में। ये बातें हो रही हैं, आप भी मीडिया अगर सोशल मीडिया देखते हैं और आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो हारिस सुहेल और शोएब मलिक की बात हो रही है, और जो हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब वो भी एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के ये बात कर चुके हैं कि हाँ अगर हमें लगा तो हम वर्ल्ड कप जाने से पहले इस स्क्वाड में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, 1 से 2 चेंजिंग कर सकते हैं। तो बात ये है कि अब शान मसूद तो अच्छा खेले, शान मसूद अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेले, उनके साथ ही कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब पता नहीं अब ये इस इनिंग्स को मैं क्या कहूँ, लेकिन वेल डन शान, आपने अच्छा कमबैक किया है, और मिडल ऑर्डर में हमें आप जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है, और अभी हमें 1-2 और आप जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो कि हम सॉलिडेट कर सकें। कि जब हमारी 4 विकेटें या 5 विकेटें गिर गई थी जैसे आज, तो आपने कंसोलिडेट किया, तेज़ भी खेले आप, तो इसी तरह का हमें बैट्समैन चाहिए। तो आज अगर हम इस मैच के बारे में ऑन द होल बात करें तो पाकिस्तान ये मैच बुरे तरीके से आ रहा है। ये जो हम हारे हैं तकरीबन समझ लें आप 21 और 42, 63-64 रन की ये मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है T20 क्रिकेट के अंदर। या यानी कि समझे हम 1 साइडेड ही मैच ये हार गए हैं। तो इंग्लैंड 2-1 की लीड से अब जाएगा संडे वाले मैच में, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें कंसेक्टिव 2 मैचों में 200 रन मारे हैं, और उनके जो रन्स आए हैं बड़ी बात वो उनके मिडल ऑर्डर की तरफ से आए हैं। मतलब ओपनिंग उनकी फेल हो रही है, इतना चला नहीं। आज तो एलेक्स हेल्स खेला भी नहीं, विल जैक्स को डेब्यू करवा दिया उन्होंने, लेकिन उनके मिडल ऑर्डर ने आके हिटिंग की है। बेन डकेट ने, हैरी ब्रूक्स ने,
ठीक है, पहले मैच में भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया था और आज तो फिर तबाही फेर दी इन लोगों ने। अच्छा, अब बात करें जब पाकिस्तान की कैप्टनसी के बारे में, जब हम फील्डिंग, क्योंकि कैप्टन का तो पता फील्डिंग में ही चलता है ना। मेरे हिसाब से बाबर आजम जो है वो T20 में जब कप्तानी कर रहे होते हैं फील्डिंग के वक्त, तो अगर तो उनके बॉलर्स ठीक चल रहे हैं तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे किसी को मार पड़ना शुरू होती है तो वो भी पैनिक कर जाते हैं। ना उनको बॉलिंग चेंजेस की समझ आती है, ना उनको फील्ड प्लेसमेंट्स की समझ आती है कि मैं क्या करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन नहीं है उनकी अपने बॉलर के साथ। आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी बॉलर को मार पड़ रही है तो बाबर आजम किसी के पास नहीं जा रहे, उनसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, टाइम आउट नहीं ले रहे कि भाई मुझे बताओ आपने कौन सी लाइन रखनी है, मैं आपको वही फील्ड दे देता हूँ। लेकिन हम ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहे कि अल्ट्रा एक्टिव बाबर आजम कैप्टनसी के अंदर नहीं नज़र आ रहे हमें। स्पेशली जब किसी बॉलर को मार पड़ रही होती है तो वो किसी से कोई बात ही नहीं करते। हमारे जो बॉलर्स हैं, ठीक है, वो यंग हैं, पेस है उनके पास, लेकिन उनके पास तजर्बा, एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब एक बॉलर को मार पड़ना शुरू होती है तो वो खुद भी पैनिक कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे में सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं टीम के, उनको आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए। स्पेशली कैप्टन को आना चाहिए और फील्ड के हिसाब से आप उनको देंगे, आपने ये लाइन रखनी है मेरे भाई। तो इस हिसाब से बाबर को बहुत जल्दी सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दो और फलाना, नहीं हुई, कैप्टन आप ही रहेंगे, लेकिन आपको बहुत जल्दी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी पड़ेगी बॉलर्स के साथ। जब बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली जब उनको मार पड़ने लगे तो आपने प्रोएक्टिव होकर उनके पास जाना है, उनसे डिस्कस करना है कि मेरे भाई आपको फील्ड क्या चाहिए, आप कौन सी लाइन पे बॉल करेंगे, बैट्समैन कौन सा खेल रहा है, इसका वीक एरिया कौन सा है, इसका हिटिंग जोन वाला एरिया कौन सा है। तो आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। बेशक ये प्लानिंग मैच से पहले तो होती ही है, लेकिन ड्यूरिंग द मैच भी पोजीशन सिचुएशन के हिसाब से आप प्लानिंग चेंज करते हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरी बात कि भाई आपके पास खुशदिल शाह मौजूद है, आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद है। अगर ये इसीलिए होते हैं ना 6-7 बॉलिंग ऑप्शन, कि अगर आपके एक या दो बॉलर्स का बुरा दिन है बॉलिंग में तो आप इनके साथ चेंज कर लें, उनको जरूरी 4 ओवर करवाने हैं। मतलब शाहनवाज दानी को इतनी मार पड़ेगी, 3 में 44-45 खाया हुआ उसने, उसको फिर चौथा ओवर दे दिया आपने, ठीक है। आपने देखा बैट डकेट खेल रहा है, आपने ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लाया उसके सामने, इफ्तिखार को क्यों नहीं ओवर दिया। इफ्तिखार अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन कोई सेंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मसलन 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ही जाना है। वो खब्बा उसको मारी जा रहा है, उस्मान कादिर को आपने ना चेक की, ना आपने उसको इफ्तिखार को ओवर दिया है, ठीक है, उस खब्बे के आगे, ठीक है। खुशदिल शाह अच्छी खासी मुल्तान सुल्तान में बॉलिंग करता रहा, इधर कराची के स्टेडियम में उसकी 4 विकेटें हैं, 12 विकेटें हैं उसकी PSL के अंदर लास्ट सीजन में, लेकिन नहीं, समझ से बाहर है। तो मैं ये बैश नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बैटरमेंट के लिए बाबर साहब के। काइंडली खुदा का वास्ता है, आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाए मेरे भाई। कप्तानी कैप्टन, एक अच्छा कैप्टन और एक अच्छा बैट्समैन, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि आप एक हाई क्लास बैट्समैन है तो आप हाई क्लास कैप्टन भी हों, यह ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें सीखना होंगी, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको जो है वो फील्ड के अंदर आप खिलाड़ियों को, यार आप सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते। लगता है कि जैसे आप जो शुरू से आपको जो लिख के दिया ना कॉपी पे कोच साहब ने, जो भी आपने प्लानिंग की, आप उससे हटते ही नहीं है, आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो आज मुझे थोड़ा सा आप पे ये अफसोस भी है कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे बैट्समैन हैं आप। मैं आज आप पे तनकीद नहीं कर रहा इस बात पे कि आप जल्दी आउट हो गए, मैंने ये बात की नहीं है। मैं सिर्फ फील्डिंग में आपकी कैप्टनसी के ऊपर बात कर रहा हूं कि भाई आप थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाएं। आपके पास, जब आपको पता है कि मेरे पास न्यू पेस बॉलर्स हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, वरना आपको ऐसे ही मार खाते रहेंगे ये खिलाड़ी, ठीक है ना। 2 कंसेक्यूटिव मैचों में 200 खा लिया है ना आपने, आपको आपकी अब टल्ली खड़कनी चाहिए मेरे भाई कि हमारा बॉलिंग भी, पेस बॉलिंग भी हमारा एक कंसर्न बनता जा रहा है। हम लास्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप भी बॉलिंग की वजह से आ रहे, कैच को खली वली करें, हम बॉलिंग से आ रहे। शाहीन अफरीदी ने 3 छक्के खाए तो खाए कैसे, ये कभी किसी ने उससे पूछा? क्यों? उस टाइम भी आपने उससे कोई बात नहीं की। वो उस टाइम उसको यॉर्कर लेंथ पे बॉल करता गया और उसने स्कूप मार के 2 छक्के मार दिए उसे, कोई बात नहीं की थी आपने उस वक्त भी उससे। तो ये सारी बातें हैं कि हमारा पेस बॉलिंग कंसर्न है, हमारे पास पेस है, सारी दुनिया हमें
चने के झाड़ पे चढ़ाई रखती है कि जी वो जी बड़ी पेस बॉलिंग है इनके पास, यंग पेस बैटरी, ये हो गया फलां हो गया, ठीक है। और मार देखा कैसे पड़ रही है आपके बॉलर्स को। थोड़ा सा सर जो अच्छा कैप्टन होता है एक, ठीक है, वो अपने बॉलर्स को प्रोटेक्ट करता है। और आपको भी अब प्रोएक्टिव होके मैदान में आके अपना वो प्लान ए छोड़ना पड़ेगा सर, और प्लान बी सी डी ई एफ जो भी सिचुएशन के हिसाब से आपको चाहिए आप करें उसको इम्प्लीमेंट। आप करें छठा बॉलिंग ऑप्शन यूज, आप करें सातवां बॉलिंग ऑप्शन यूज जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आज आपने यही गलती दोबारा की। आपने ये देखा भी है कि एशिया कप में रोहित शर्मा ने 5 बॉलिंग ऑप्शंस यूज करने किए तो क्या हुआ, बाहर हो गए वो। उनके मीडिया ने उन्हें कितना क्रिटिसाइज किया कि जब दीपक हुडा को आप खिला रहे हैं और आपने 2 मैचों में 2 खब्बों से मार खाई, नवाज से और राजापक्षा से, तो उस वक्त आपने हुडा को बॉलिंग क्यों नहीं दी। आप भी उसी लाइन पे चल पड़े मेरे भाई। तो खुदारा थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एज अ कैप्टन मैं नहीं कह रहा, आप देख लें सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आपकी कैप्टनसी स्किल्स को लेकर डाउट में हैं और रहते भी हैं, और आज तो और ज़्यादा हो गए होंगे। तो आप इस चीज़ को जितना खुदारा जल्दी हो सके इसको कवर करें, इसको सीखें, और हमें आप दिखाएं कि आप एक अच्छे अजीम बैट्समैन के साथ साथ एक अच्छे कैप्टन होने की सलाहियत भी रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने यंग प्लेयर्स को कब चांस देंगे। ठीक है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम साहब, आप तो चले कैप्टन है, लेकिन आप रिजवान को रेस्ट दे दें। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसको ड्रॉप कर दें, भाईजान आप रेस्ट दे दें उसको, हारिस को खिलाएं ना, यही तो मौका है हारिस को खिलाने का। यहाँ पे भी आप चल पड़े कि जी हार गए तो क्या होगा, हार तो आप इनके साथ भी गए हैं, तो हारिस को कब खिलाएंगे आप, हारिस को खिलाएं ना जरा। कब रिजवान रेस्ट करेंगे, हम शादाब रेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिजवान साहब कब रेस्ट करेंगे। तो प्लीज आप नए लड़कों को चांस दें, उनको खिलाएं। आमिर जमाल को भी खिलाएं। हसनैन क्या कर रहा है, मार नहीं खा रहा, शाहनवाज धानी मार नहीं खा रहा, तो आप क्यों नहीं खिला रहे आमिर जमाल जो आपने नया बंदा लिया। यार चेक करो ना, इनके साथ भी तो हारे, उनके साथ भी हार जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आप देख लें कि अबरार जो आपने मिस्ट्री स्पिनर लिया है उसको कब चांस देंगे आप। सीरीज जीतने का वेट कर रहे हैं कि जब जीत जाएंगे सीरीज उसके बाद उनको चांस देंगे। और यार उनको प्रेशर मैचेस खिलाओगे तो फिर ही पता चलेगा ना उनका। जब उन्हें भी पता है कि सीरीज तो जीते हुए तो उन पर तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा कि कोई बात नहीं, हार भी गए तो कोई बात नहीं। तो भाई अपने टैलेंट को तो यूज कर लो। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी टीम मैनेजमेंट से भी और स्पेशली कैप्टन और कोच से कि यार अपने यंग टैलेंट को आजमाएं सर। आप हार भी जाएंगे उनके साथ तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। आप इनके साथ भी तो हार रहे हैं ना, आप हसनैन और शाहनवाज दानी के साथ भी तो हार रहे हैं ना। व्हाई नॉट आमिर जमाल, उसको चेक करें, वो एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर है, उसको चेक करें, उसकी बॉलिंग चेक करें, उसको ऊपर बेच के उसकी बैटिंग चेक करें। ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को लें ना सामने, क्यों नहीं लेके आ रहे, पता तो चले कि वो कितने पानी में है। तो एक तो मेरा ये बात थी कि न्यू टैलेंट को भी अब अगले आने वाले मैचेस में आप काइंडली प्लीज 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 मौका दें। आप सीरीज हार जाएं जीत जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है और सबकी जो नजरें हैं, सबका जो फोकस है वो नेक्स्ट मंथ जो होने वाला वर्ल्ड कप है उस पे है। इसको कोई याद नहीं रखेगा इस सीरीज को, वर्ल्ड कप को सब याद रखेंगे। मे भी आपको यहाँ पे अबरार की सूरत में या आमिर जमाल की सूरत में या हारिस की सूरत में एक ब्लिस्टरिंग ओपनर मिल जाए या कोई अच्छा मिस्ट्री स्पिनर नजर आ जाए जिसकी समझ ही ना इंग्लैंड को, तो आप काइंडली इनको चेक कर लें सर अगले मैचेस में। मेहरबानी करें, सीरीज जीतने का वेट ना करें। और मुझे लग नहीं रहा कि हम सीरीज जीत रहे हैं ये वाली। ठीक है, अभी तो इंग्लैंड की ये पूरी बैटिंग नहीं है सर, ना पूरी बॉलिंग है, और उन्होंने हमारा ये असर कर दिया। तो अब वैसे भी तो हम हार ही रहे हैं ना, तो इनके साथ हार जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी अच्छी बॉलिंग हमने 2 मैचों में की है ना वो तो नजर आ ही गया सबको। तो मेहरबानी करें अपने न्यू टैलेंट को भी चांस दें। बाबर आजम साहब आप अपने थोड़ी कैप्टनसी में थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। ठीक है, और मिडल ऑर्डर सर देखें, मिडल ऑर्डर हमारा वही कंसर्न है और कंसर्न रहेगा। पता नहीं हम फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, हमारी टीम मैनेजमेंट वो उनको ये चीज़ नज़र ही नहीं आती कि हमारे मिडल ऑर्डर के मसाइल अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ शान मसूद के टीम में आ जाने से हमारा मिडल ऑर्डर सेट थोड़ी हो गया है। और शान ने भी तो सिर्फ आज ही रन्स किए हैं, क्या गारंटी है कि वो आगे रन्स करेगा नहीं करेगा। लेकिन चलें, शान को हम मार्जिन देते हैं, उन्होंने आज अच्छा खेला है, चले मैं काउंट करता हूँ कि जी शान आ गया मिडल ऑर्डर में। ओ भाई बाकी क्या करेंगे, बाकी को क्या करेंगे। वाकई अब जो बातें हो रही है बैकडोर के शोएब मलिक और हारिस सोहेल को लाया जाए, तो पता नहीं वो आ सकते हैं सर बैकडोर से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो आ भी सकते हैं। आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप जाने से पहले ये 2 खिलाड़ी चेंज भी हो सकते हैं।
तो मेहरबानी करें मिडल ऑर्डर पे ज़रा तवज्जो दें। चीफ सेलेक्टर साहब, मोहम्मद वसीम साहब, इस मिडल ऑर्डर पे तवज्जो दें, खुदा का वास्ता है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये आपके घर की टीम नहीं है। थोड़ी सी अपनी से भी रखें। चीफ सेलेक्टर की भी कोई से होनी चाहिए भाई। ये नहीं होता कि कैप्टन पावरफुल है तो जो मांगेगा आप आगे हाथ खड़े कर देंगे। अपनी भी थोड़ी सी से रखें। आपको भी नजर नहीं आ रहा कि हमारा मिडल ऑर्डर है वो बहुत वीक है, और सिर्फ शान मसूद उसमें आके उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। उसकी वीकनेस तो वैसे की वैसे ही है। वो अकेला क्या कर लिया उसने आज मुझे बताएं। अब उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो वो अकेला क्या करता। तो ये जो आपने टुल्ले रखे हुए हैं ना, खुशदिल शाह, आसिफ अली, ठीक है, टुल्ला चाचू को मैं फिर भी मार्जिन दूंगा कि वो प्रॉपर बैट्समैन है और आज गंदी शॉट मार के आउट हुआ, लेकिन फिर भी हमें मिडल ऑर्डर में सर बैट्समैन चाहिए। मैं अगली वीडियो करूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल T20 कप में जो स्टैट्स थे हमें कौन सा बॉलर मिला, उसमें नया कौन सा बैट्समैन मिला। मैं सारा बताऊंगा कि क्या फ़ायदा हुआ इसका जो T20 कप कराया, और जो नया सिस्टम चल रहा है ना हमारा, इससे हमें कितना को न्यू टैलेंट मिल रहा है। स्पेशली नंबर 4-5 पे कौन कौन से खिलाड़ी चले हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, कितनी तैयारी करवा रहे हैं हमारे 6 टीमों के जो 6 कोचेज हैं ना, वो चौथे और 5वें नंबर का खिलाड़ी बनाने पे कितनी मेहनत कर रहे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो बात यह कि आज मेरा थोड़ा सा मीटर भी घूमा हुआ है कि यार हम कंसिस्टेंट कब होंगे। हम इतने अनप्रिडिक्टेबल क्यों रहते हैं कि कल हमारी परफॉर्मेंस यहाँ थी, आज हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नीचे हो गई। और भाई कम से कम चलो आज चेस 222 नहीं कर सकते तो 180-90 तो करो ना। तो हम कहते हैं कि नहीं यार मुकाबला तो किया है, 180-90 तक तो गए हैं। आप बिल्कुल ही ढह हो गए, 28 पे 4 आउट हो गए। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैच है, एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। लेकिन यार लड़के तो हारे ना। हमारा प्रॉब्लम यही है कि भाई लड़के हारो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप लड़के हारो। तो अब देखें जी क्या होता है। संडे को चौथा मैच T20 का खेला जाएगा, वो भी कराची में ही है। तो अब एक दिन का गैप है बीच में। ये तो बैक टू बैक 2 मैचेस हो गए ना, अब एक दिन का गैप है, इनको भी सोचने समझने का थोड़ा मौका मिलेगा। और मेरे हिसाब से डरे मत यार, खिलाएं अपने यंगस्टर्स को। अबरार अहमद को ले आएँ इसकी जगह, अपना लेग स्पिनर जो है आपका, इसकी जगह इसको ले आएँ। उस्मान कादिर की जगह, उस्मान कादिर की मैं बात कर रहा हूँ, चेंजिंग करें उसको। हारिस को खिलाएं, रिजवान को कहें यार भाई आपने बहुत खेला हुआ, वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा फ्रेश हो जाएं। हारिस को ट्राई कर लें, ओपनिंग थोड़ा सा करके ऊपर नीचे चेंजिंग, मज़े करें ना यार। अपने टैलेंट को चेक कर लें, मैं ये कह रहा हूँ, अपने टैलेंट को चेक कर लें। हमें पता है कि ज़मीन इधर की उधर हो जाए, बाबर और रिजवान ही ओपनिंग करेंगे तो फिर भाई टेंशन काहे की है आपको, क्यों रेस्ट नहीं करते आप। अगर आप वर्ल्ड कप से पहले अनफिट हो गए तो क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे। तो अपने कुछ और खिलाड़ियों को भी रेस्ट दे के अपना यंग टैलेंट तो खिला लो ना। ये तो आप वही खिला रहे हो जो हमें पता है कि ये तो पहले भी टीम के साथ हैं। नए बंदे ट्राई करो ना, नए बंदे ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता। ऐसे भी हार रहे हो वैसे भी हार जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट उनको चेक कर लें कि उनमें कितना पानी है, कि वो प्रेशर गेम के अंदर किस तरह डिलीवर करते हैं, उनका कितना कैलिबर है। या जो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने अगर उन्होंने सेलेक्ट किया है तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, उनमें उन्होंने क्या देखा, हम भी देख लेंगे ना। चेक तो करें आप। वो सिलेक्टर तो सिलेक्ट करके दे देते हैं, आप खिलाते ही नहीं है। आप वेट करते रहते हैं कि हम सीरीज जीत जाएं, आखिरी मैच में उनको चांस दे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। मेहरबानी करें, न्यू टैलेंट भी इस्तेमाल करें, कम्बिनेशन बना के। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हार जाएंगे जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप एटलीस्ट ब्रेव हों थोड़ा, एज अ कैप्टन भी, थोड़ा सा एज अ कोच भी आप ब्रेव हो के, थोड़ा सा ब्रेव आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेना सीखें। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप लोग, लेकिन हम तो छोटे लोग हैं। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती कि आप लोगों को सिर्फ इतनी सिंपल सेंस की बातें समझ में क्यों नहीं आती। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ये मैच 1 साइडेड ही हारा है, 158 रन ओनली और 63 रन के बड़े मार्जिन से हम ये मैच हारे हैं। और ये 158 भी शान मसूद और खुशदिल शाह की वजह से हुआ, वरना तो हम 28 पे 4 आउट हो गए थे, हमारा मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान को अब अच्छा कमबैक करना चाहिए संडे वाले मैच में। मेरे हिसाब से कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए बॉलिंग के अंदर ख़ास तौर पे, और बैटिंग में हारिस को भी चांस देना चाहिए। तो देखते हैं कि ये कितना अपने आप को चेंज करते हैं टीम को, और किस इंटेंट के साथ संडे को आएंगे। तो उम्मीद यही करेंगे कि पाकिस्तान एक अच्छा कमबैक करे संडे वाले मैच में, चौथे मैच में सीरीज़ 2-2 से बराबर करे।
तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान और वेल प्लेड इंग्लैंड। ख़ास तौर पे आप हैरी ब्रुक्स, बहुत आला इनिंग्स आपने खेली, और जो आपके खब्बू थे साथ आपके, उन्होंने भी बहुत अच्छी, डकेट ने भी बहुत आला इनिंग्स खेली। तो हमें इनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि इनके मिडिल ऑर्डर ने ही स्कोर किया मेरे भाई। ओपनिंग नहीं चली उनकी, उनके मिडिल ऑर्डर ने आके 2 मैचों में, कंसेक्यूटिव 2 मैचों में मार लगाई है आपकी, ठीक है ना। तो उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान संडे को होने वाले मैच में एक अच्छा कमबैक करेगा और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। आज जैसा ना हो वन साइडेड, एक लड़ता हुआ मैच होना चाहिए। जीते कोई भी, हारे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अच्छा कंपेटिटिव मैच होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे उस दिन पोस्ट मैच के साथ, और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान वो मैच अच्छा खेलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।